झारखंड रिपोर्टर के मेरे सभी दर्शकों को जोहार। दर्शकों, झारखंड की बात में आज बात ऐसी शख्सियत से जो यंग भी हैं, एनर्जेटिक भी हैं, बोल्ड भी हैं, विधायिका हैं हजारीबाग के बड़का गांव से और कभी कभी गायिका भी। परिचय की मोहताज नहीं है। बड़का गांव एमएलए अंबा प्रसाद जी जो कांग्रेस से विधायिका हैं और मैम कभी कभी गायिका भी हैं। मैम, सबसे पहले तो बहुत स्वागत आपका झारखंड रिपोर्टर पे। और झारखंड के लाखों करोड़ों युवाओं की प्रेरणा स्रोत हैं आप, चाहे वो पॉलिटिक्स हो या और क्षेत्र में आप काफ़ी लाखों युवाओं की प्रेरणा स्रोत हैं। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, एक उदाहरण तो बनना चाहती हूँ कई लोगों के लिए कि जब मैं ऐसे पायदान से और ऐसे सिचुएशन से निकल के और जिस तरह से मैं एज अ स्टूडेंट लाइफ से चुनौतियों को पार करके अगर मैं यहाँ पे आ सकती हूँ तो कोई भी आ सकता है। तो लोगों को मोटिवेट करना चाहती हूँ, उन लोगों को जो हार मान जाते हैं या उनके लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, जिनके लाइफ में चुनौती है, उन लोगों के लिए एक उदाहरण तो ज़रूर बनना चाहूँगी। विधायक बनने से पहले कि हम पीछे की लाइफ में जानना चाहेंगे, लोग दर्शक हमारे जानना चाहेंगे कि आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई और क्या कुछ पढ़ाई किया आपने और फिर राजनीति में कैसे आई आप? देखिए, 10th तक माउंट कार्मल स्कूल में ICSE एफिलिएटेड था, वहाँ से मेरा बोर्ड्स हुआ है। उसके बाद +2 हमने किया है DAV से, DAV हजारीबाग। फिर उसके बाद BIT से ग्रेजुएशन करा है। आप लॉ भी किया आपने? उसके बाद MBA करा है XISS से, फिर लॉ किया है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से। काफ़ी पढ़ाई किया है मतलब आपने। उसके बाद हम जानना चाहेंगे मैम कि दर्शक हमारे जानना चाहेंगे कि आप राजनीति में कैसे आई और एक ही बारी में पहला चुनाव में ही सफल हुई? जी। कैसे आई राजनीति में? देखिए, ऐसे समय में जहाँ पे विस्थापन का संघर्ष मेरा पूरा परिवार झेल रहा था और मेरे पिताजी अपने कार्यकाल के समय बहुत लोगों के लिए लड़े। कई ऐसी कंपनियां जो बिना उचित मुआवजा का वहाँ पे घुसना चाह रही थी, उन लोगों को जिससे मतलब लोग सेटिस्फाइड नहीं थे और वहाँ की खेत खलिहान हरी भरी जो वादियाँ है, जंगल है, उसको नष्ट नहीं हो, पहले तो यही था कि हम ज़मीन नहीं देंगे। उस संघर्ष के में लोगों को जोड़ के रखे थे, लोगों के साथ थे और लगातार ऐसी कई सारी कंपनियों को उन्होंने क्षेत्र में घुसने से रोका। तो उनका ये संघर्ष हमेशा से रहा। उसके बाद चीज़ें बहुत बढ़ चुकी थी, मतलब फिर बीजेपी की सरकार आ गई तो कंपनीज़ का जो दबाव है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और मतलब मेरे पिताजी को चुनाव से दूर करने के लिए उनको इलेक्शन के ठीक पहले दूर कर दिया गया था ताकि वो इलेक्शन नहीं लड़ सके। उनको जेल भेज दिया गया था किसी एक केस में जो पूरी तरह से निराधार निकला। और उसके बाद आपकी माताजी को आना पड़ा। तो वो जब आई तो वो भी उसी संघर्ष को आगे बढ़ाई, वो भी विस्थापन के मुद्दों को लेके आगे बढ़ी। और उसके बाद फिर एक धरना प्रदर्शन हुआ, आंदोलन हुआ, लोग कंपनी को रोकने का कोशिश किया गया। उसके बाद फिर चीज़ें इतनी एग्रेसिव थी दूसरी तरफ से और पूरा सिस्टम लगा हुआ था वहाँ पे कंपनी को लाने के लिए। गांव में भी कई बीच के लोग जो होते हैं, हमारे अपने ही लोग होते हैं, उन लोगों का सहयोग बहुत ज़्यादा कंपनी को मिल गया था, जिसकी वजह से फिर इन लोगों को माता पिता सबको जेल भेज के फिर कंपनी वहाँ काम शुरू कर दिया। लेकिन ये जो संघर्ष है वो विस्थापितों का संघर्ष है। परिवार पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़ रहे थे। यही वजह है कि सैकड़ों, और मेरे को लगता है कि मतलब मेरे पिताजी और माताजी सबका अगर केस मिला दे, मेरे पिताजी पे तो 50 केस उन्हीं पे है, मतलब उन्हीं पे था। अभी काफ़ी एक्विटल हो गया, अभी मुझे लगता है कि सिंगल डिजिट नंबर में पापा का केस बचा हुआ है। तो कभी भी ये नहीं सोचा कि जेल चले जाएंगे या राजनीतिक करियर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हमेशा लोगों का आवाज़ दमखम के साथ रखते रहे हैं। एक लड़ाकू विमान की तरह हमेशा लोगों के बीच में हमेशा नज़र आए। और बहुत लंबा संघर्ष मेरे पिताजी का रहा, मेरी माताजी का रहा, वो भी जेल, उनको भी जेल का यातना सहना पड़ा। मेरे भाई को भी मतलब राज्य बदर भी थे, वो भोपाल में राज्य बदर थे, CCA लगा था,
उनको एक जेल से दूसरा जेल ट्रांसफ़र कर दिया गया था बीजेपी की सरकार में। तो बहुत सारा मतलब कई ऐसे जो मतलब उनके सामने मरा हुआ लाश रख दिया जाता था रात भर, वो उनको वो मतलब काफ़ी टॉर्चर भी किया गया था। और ऐसे तो हम लोग हर चीज़ बाहर नहीं खुल के बताते हैं, लेकिन बहुत हम लोग का लाइफ स्ट्रगल से भरा रहा है इन सब चीज़ों की वजह से। फिर ये संघर्ष तो मैं जान ही रही थी और मैं पढ़ाई कर रही थी। मैं दिल्ली में यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रही थी। मेरा प्रीलिम्स भी क्लियर हो गया था। मेरा पढ़ाई लिखाई में काफ़ी मतलब अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। तो एक बीच पड़ाव में थे कि अब बस हो जाएगा वाले मिशन में थे। दिन रात लाइब्रेरी में पढ़ते रहते थे। दिल्ली में रहते थे लेकिन कभी इंडिया गेट भी नहीं जाते थे। मतलब कभी मतलब दिल्ली में है ये पता ही नहीं चलता था। दोस्त नहीं बनाते थे। हमेशा लाइब्रेरी में पढ़ते रहते थे। समय मतलब कैसे यूटिलाइज हो मैक्सिमम, कैसे मतलब तैयारी करके काफ़ी सीरियसली आपने पढ़ाई किया। ये झलकता भी आपके व्यक्तित्व में कहीं ना कहीं कि झारखंड के कई राजनेता जो हैं वो जब उतने अच्छे से बोल भी नहीं पाते, जहां आप अच्छे से अपनी बातों को रखती हैं, अच्छे लहजों में रखती हैं, तो ये आपके व्यक्तित्व में झलकता है। मैम, हम जानना चाहेंगे कि आपने उन कठिन परिस्थितियों की बात की, आपने फादर की मदर की बात के बारे में। आपका जब इलेक्शन चल रहा था तो फादर मदर आपके दोनों साथ नहीं थे। उस दौरान को ज़रा बताएं कि उस पूरे सिचुएशन को, कि कैसे आपने अकेले एमएलए का चुनाव लड़ा और बीजेपी की गवर्नमेंट रहते हुए आपने उन्हें कैसे शिकस्त दी। देखिए, क्योंकि मेरी उम्र भी कम थी और एक लड़की होने के नाते जैसे लड़कों को काफ़ी एक्सपोजर मिल जाता है, क्योंकि वो बाहर घूमते फिरते हैं, काफ़ी ओपन रहते हैं, उन काफ़ी उठना बैठना हर जगह होता है। लेकिन एक लड़की के साथ समस्या ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा फ्रैंक बहुत लोगों के साथ नहीं रहती। बहुत वैसे लोगों के साथ उनका मतलब कन्वर्सेशन नहीं होता, बातचीत नहीं होता। ज़्यादा लोगों के बीच में हम एक्सपोज नहीं थे और पॉलिटिकली तो बिल्कुल नहीं थे और कभी पॉलिटिक्स को समझे नहीं थे। मतलब जो किताबों में पढ़ा है बस उतना ही आइडियली, और कभी इंटरेस्ट नहीं था, कभी सोचा नहीं था। पापा को ज़रूर देखते थे संघर्ष करते हुए, तो लगता था कि हमको आईएएस बनना है ताकि हम कंट्रीब्यूट कर सके और उस क्षेत्र में पूरी तरह से अपना 100% दे रहे थे। लेकिन एक लड़की के लिए मतलब अभी काफ़ी यंग यूथ आ रहे हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा मतलब उनको ये रहता है, उनके दोस्त रहते हैं, उनके कई हमारी दोस्त भी रहती है तो वो भी कंजर्व रहती है, उसका भी मतलब और हमारे सारे दोस्त मित्र जो हमारी फ्रेंड्स थी सब मिडिल क्लास फैमिली से थी, तो उनको भी बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं था। तो एक इनोसेंट लड़की बोल सकते हैं आप कि उस अवस्था में जिसको दुनिया का कुछ भी पता नहीं, मतलब बाहर रहे हैं पढ़े हैं, तो वो थोड़ा बहुत जो एक स्टूडेंट लाइफ का स्ट्रगल होता है उससे बिल्कुल अवेयर थे। लेकिन बाकी पॉलिटिकली क्या चीज़ें होती है वो सब नहीं पता था। तो अचानक से, क्योंकि हम तो जैसे ही मम्मी पापा सब जेल गए तो बहुत सब कुछ पहाड़ जैसा लग रहा था और पर एक तरफ पढ़ रहे थे, घर का भी चिंता हो रहा था। तो उसके बाद फिर हम चले गए थे बैंगलोर। श्री रविशंकर जी के पास। हम उनको बहुत मानते थे, आर्ट ऑफ लिविंग फॉलो करते थे। तो हमको लगता था मतलब मतलब हम एक इनलाइटेंड सोल की तरह उनको देखते थे। तो हम सोचे कि अपना प्रेयर वहाँ करेंगे कि सब ठीक हो जाए ताकि हम आगे पढ़े। हर समय मेरी माँ के समय भी हमको दिल्ली छोड़ के आना पड़ा था, तो उनके चुनाव के पहले भी हम सारा अपना बोरिया बिस्तर लेके आए थे ताकि फिर घर में सब ठीक हो जाए, उसके बाद लौटेंगे। फिर से सेम इंसिडेंट मेरे साथ हुआ, फिर से हमको वापस आने का नौबत हो गया था, तो हम नहीं आना चाहते थे। हम चले गए थे श्री रविशंकर जी के पास। सब कहते थे। ये कब की बात है मैम? 2018? 2016। अच्छा, 2016। हाँ, तो उसके बाद फिर हम चले गए वहाँ पे। उसके बाद उनसे मिलना बहुत मुश्किल था और अपॉइंटमेंट्स लेने पड़ते थे और ये सब का हमको जानकारी नहीं था उतना। तो वहाँ पे किसी तरह से मतलब पता चला कि इतने बजे सत्संग होता है, वो आते हैं। तो
फिर उनका पीछा करते करते दौड़ते मेरा चप्पल भी टूट गया, तो भी वो रोड भी ख़राब था, तो भी हम मम्मी पापा सब घर की सिचुएशन और अपना करियर को देखते हुए हम सोचे थे अपना अर्जी तो लगा के जाएंगे कुछ। तो बहुत स्पिरिचुअल थे, बहुत मतलब चीज़ों पे बहुत विश्वास करते थे, अभी भी है, लेकिन वो थोड़ा सा मैच्योरिटी अलग दिशा मतलब वो हो गया है जी। तो हम श्री रविशंकर जी से किसी तरह से मिल लिए, भागते फिरते, जैसे बहुत स्ट्रगल था जी। तो फिर जब उनसे मौका मिला बात करने का, वो जब हमारी तरफ देखे तो हम बोले कि गुरुजी मेरे घर पे सब जेल में है, ये दूसरी बार मेरे साथ हो रहा है कि हमको ऐसा मतलब सब कुछ छोड़ के फिर से हमको वापस जाना पड़ेगा घर। तो वही हम बोले थे गुरुजी हम आपसे प्रेयर करते हैं, मेरे फैमिली बहुत इनोसेंट फैमिली है पूरे क्षेत्र में, हमेशा मतलब विस्थापित के लिए हमेशा संघर्ष करते रहे हैं मेरे पिताजी, लोगों के लिए संघर्ष करते रहे हैं, लोगों के लिए जेल जाते रहे, आपसे अनुरोध है। तो वहाँ पे तो गुरुजी ने बस एक चीज़ बोला, हम बोले गुरुजी मैं घर में सब जेल में है, मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया, मेंस बाकी है, हम तैयारी करना चाहते हैं, बार बार मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि हम जब भी एग्ज़ाम का टाइम आता है तो घर पे कुछ हो जा रहा है और हमको वापस जाना पड़ रहा है। तो फिर गुरुजी बोले कि जाइए वापस संभालो। तो फिर मुझे लगा मैं उतने दूर से ये सुनने के लिए आई हूँ कि जाओ वापस संभालो, तो हम जाके मतलब और फिर बहुत निराश होके फिर सारा अपना घर गए, पैकिंग करके दिल्ली से फिर घर गए। फिर घर में फिर कोई नहीं था, तो धीरे धीरे मतलब लोग आते रहे, मिलते रहे, हमारा ज़्यादा चक्कर लगता था कोर्ट कचहरी थाना जेल, और जेल भी इतना मतलब दुमका में पिताजी रहते थे तो माँ रहती थी रामगढ़ में, भाई हजारीबाग जेल में, तो 3 अलग अलग जेल पूरी में फैमिली पे आपके केस हो गए थे। हाँ, तो ये उसके बाद फिर आपने बहुत लंबा जर्नी था और बहुत स्ट्रगलिंग टाइम था। लोगों को भले लगता है कि विधायक बन गई, बेटी है इसलिए, और मतलब परिवारवाद का नाम देते हैं, लेकिन ये स्ट्रगल के पीछे जो हम लोग का जो पेन है, जो स्ट्रगल है, जो हम लोग का त्याग तपस्या है, मुझे लगता है कि अगर पॉलिटिक्स में रुचि रहता मेरा पहले से, तो हम इस क्षेत्र में मतलब आना उतना मुश्किल नहीं था जितना कि ये संघर्ष का हमारा जो बैकग्राउंड रहा है वो। तो कई बार सुनने को मिलता है परिवारवाद, जबकि ये मतलब एक का कुर्बानी के बाद दूसरे को खड़ा होना पड़ा है। मतलब परिस्थितियों ने आपको पॉलिटिक्स में लाया। ऐसा नहीं है कि हम हैं तो हम उस अपने परिवार के उसको भी मौका दे रहे हैं, उसको भी आगे किसी को मौका नहीं दे रहे। हम लोगों के बीच में आए हैं और लोगों ने हमें मतलब परीक्षा में पास होके आप अगर पिताजी किसान है तो बेटा सीख लेते हैं पिताजी से, वो भी किसान बन जाते हैं। पिताजी डॉक्टर है तो बेटा भी पिताजी से सीख के वो भी डॉक्टर बन जाते हैं। अगर पिताजी लॉयर है तो बच्चे भी उनको देख के उनसे हेल्प लेके सीख लेते हैं। लेकिन ये एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे आप सीख नहीं सकते पिताजी से या माताजी से। आपको खुद वो चीज़ अपने अंदर पेशेंस और लोगों को सुनना, लोगों के साथ कनेक्ट करना और उस परीक्षा में पास होना है, क्योंकि आपको जनता चुनेगी जब तक नहीं, तब तक आप उस जगह पे नहीं जा सकते। तो हमें लगता है कि वो एक एंगल है जो लोग को गुमराह मतलब मिसअंडरस्टैंड के वजह से या फिर दूसरे थॉट प्रोसेस के वजह से लोगों को अलग चीज़ें दिखती होंगी, लेकिन चीज़ें बिल्कुल अलग है। हम यही जानना चाहेंगे मैम कि आखिरी आपको कब ऐसा लगा कि आपको अब फाइनली पॉलिटिक्स में जाना होगा और एमएलए का चुनाव लड़ना होगा, और उन परिस्थितियों को ज़रा बताएं कि आप जब चुनाव लड़ रही थी तो किन परिस्थितियों से आपका 2-4 सामना करना पड़ता था, क्योंकि आप अकेले चुनाव लड़ रही थी, माता पिता का भी साथ नहीं था, माता पिता भी साथ। मेरा कोई चुनाव में या इलेक्शन में फोकस ही नहीं था। हम आए थे, हम अपना LLB का अभी मतलब क्लासेस स्टार्ट कर दिए थे, मतलब उस पर पढ़ाई कर रहे थे। एज अ लॉयर हम एक सीनियर के साथ अपना पूरा पापा का जितना केसेस था सब उसको हैंडल कर रहे थे, घर का फैमिली का केसेस हैंडल कर रहे थे। कुछ लोग भी आते थे तो उनका भी हेल्प करते थे कोर्ट में।
तो मेरा फोकस था पापा मम्मी बाहर निकल जाए, अपनी लड़ाई लड़े, लोगों के लिए संघर्ष करें, फिर हम जाएं और फिर कंटिन्यू हम अपना कैरी ऑन करें। लेकिन इसमें इतना लंबा समय लग रहा था क्योंकि कोर्ट से भी रिलीफ नहीं मिल रहा था, और सुप्रीम कोर्ट पहली बार अनुभव हुआ, लगता था कि मतलब यहाँ पे तो एकदम न्याय होता है, यहाँ से तो अन्याय का उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन कैसे कैसे गुमराह लॉयर्स की तरफ से किए जाते थे वहाँ पे, फेस वैल्यू और कई चीज़ें, मतलब हमें समझ अनुभव हुई। एक तरफ हम बैग टांग के कोचिंग जा रहे हैं और एक तरफ कोर्ट भी जा रहे हैं और इन चीज़ों को भी देख रहे हैं। तो बहुत पजल, बहुत ज़्यादा, मतलब एज अ स्टूडेंट जहाँ पे आपका पीक पॉइंट है करियर का, और उस समय आप सब आपके सामने सब कुछ है और आपको लगता है कि अब आई एम प्रिपेयर्ड फॉर दैट, और आपको पूरा डाइवर्ट हो जाना पड़ता है दूसरे चीज़ों में। तो ये निश्चित रूप से बहुत बड़ा एक ट्रॉमा होता है, लेकिन बहुत हिम्मत से हमने काम लिया है और कभी भी अपने आप को टूटने नहीं दिए हैं। परिस्थिति बहुत ही अलग थी, बहुत नाजुक था, कोई हमारे साथ नहीं खड़ा था, अच्छे लोग हमारा साथ छोड़ चुके थे क्योंकि हमारा बहुत विपरीत परिस्थिति था। ऐसे में पूरे परिवार को हिम्मत भी देना, खुद भी अपने आप को हिम्मत देना, ये बोलने में समझ में नहीं आएगा लोगों को, लेकिन जब ये खुद पे बीतता है तब समझ में आता है। तो आपकी छोटी बहन है, सबको मतलब इमोशनली आपको देखना है कि सब ठीक रहे जी। और उसके बाद फिर लगातार चक्कर काटते रहना सभी चीज़ों का आसान तो नहीं कुछ होता। लोग हम आए, फिर बोले कि आपको क्षेत्र आना चाहिए क्योंकि अब वहाँ पे मतलब पूरा दूसरे लोग, गलत लोग हावी होते जा रहे हैं, गलत कर रहे हैं, यहाँ ये कर रहे हैं, गलत चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, फिर ब्लॉक में ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, मतलब कई शिकायतें। तो हम सोचते थे कि हम क्या करेंगे वहाँ जाके, हम व्हाट विल आई डू, व्हाट रोल आई हैव टू प्ले। बट धीरे धीरे लोगों ने बोला कि देखिए आपके मम्मी पापा का बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है, तो गलत लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, आपको आना चाहिए। कंपनी भी ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुकी थी, अब कंपनी एरिया में घुसना भी बहुत मुश्किल सा लगता था क्योंकि उसी से रिलेटेड हमारे खिलाफ विरोध होने लगता था क्योंकि ऐसे लोगों को गांव के बीच में ही रखने लगे थे जो वहाँ पे हैंडल करे और चीज़ों को मोबिलाइज करके रखे, और अपने लोग भी गांव में तैयार कर चुके थे, जिसको मतलब बैठे बिठाए भी पैसा काफ़ी मिलता था ताकि वो उस एरिया में मतलब कोई भी कंपनी के खिलाफ कोई एक्टिविटी नहीं हो, संगठित उसको न होने इंश्योर करने के लिए जी, संगठित न होने दे। तो कई चीज़ें, मतलब हम तो विधायक नहीं थे और हम उस अथॉरिटी से किसी को बोल भी नहीं सकते थे, लेकिन हमने फिर भी प्रयास करते रहा। मतलब कई जगह लोगों की बात लग जाती थी, कई जगह संघर्ष करना पड़ता था क्योंकि विपक्ष में सरकार बीजेपी की थी। तो फिर हम धीरे धीरे अटेंड करने लगे प्रोग्राम्स और हम हर जगह यही बोलते थे और ऑनेस्टली यही फील भी करते थे कि हम अपने माँ के उपस्थिति को दर्ज करने के लिए आए। हम लोगों को एकदम एड्रेस कर देते थे कि हमारा यहाँ पे परमानेंट कुछ भी नहीं है। लोग बोलते थे हमारा विधायक कैसा हो, ये सब बोलने लगते थे। हम बोलते थे ये सब क्या बोल रहे हैं आप, मेरी मम्मी आ जाएगी, पापा आ जाएंगे, वो लोग संभालेंगे, हम उनके एब्सेंस में आ रहे हैं, उनके प्रेजेंस को इंश्योर करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन हमसे पहले लगता है लोगों को ही पता चल गया था कि आगे क्या होना है। वो लोग आपको देखना चाहते थे, मुझे लगता है। फिर हम लगातार 3-4 साल हमने मम्मी के एब्सेंस में काम किया है। तो विधायक मत तो ऐसा चीज़ था कि मम्मी जेल से साइन करके भेज देती थी, लोग भी अब खुद मम्मी का साइन कर लेते थे। मतलब इतना डिस्टर्ब हो रखा था ऑफिस, कई चीज़ें अस्त व्यस्त हो गई थी, हमें भी नहीं कुछ समझ में लास्ट मोमेंट, मतलब हम किसी को कुछ इतने छोटे थे, सबसे छोटे हो जाते थे कि हम सही क्या है गलत क्या है सिखाने वाले हमको नहीं लगता था कि उस अथॉरिटी में हम हैं। तो हमारी तो स्टोरी ही अलग है। अगर आप अथॉरिटी के साथ तब कह सकते हो जब आपकी परिस्थिति आपके साथ खड़ी है, तब आप बोल सकते हो कि ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है। लेकिन जब लोग आपके पास आ रहे हैं और मतलब कई बार सुनने को मिलता था कि
हस्ताक्षर कोई मम्मी का कर ले रहे हैं, ये वो, मतलब कई चीज़ें अस्त व्यस्त थी। तो उन चीज़ों को संभालना, धीरे धीरे चीज़ों को समझी और फिर धीरे धीरे क्षेत्र में हर जगह कोशिश कर रही थी कि हमारे परिवार का उपस्थिति दर्ज हो। तो कहीं हम, कहीं मेरा भाई भी जाते थे। और फिर आखिरी में आपने चुनाव जब लड़ी तो कौन कौन लोग साथ थे और फैमिली के लोग कितने थे? और कुछ आसान नहीं होता मैडम चुनाव लड़ना, और चुनाव में लड़के फिर उसके विजय प्राप्त करना नहीं होता जी। और हमारे जो अपोजिशन है वो काफ़ी करोड़ों रुपए खर्च भी करे, काफ़ी सामग्री भी बंटवाए चुनाव के पहले। और हम जहाँ भी जाते थे उन्हीं का सामान सब दिखता था। तो इतना उन्होंने बंटवाया, लेकिन क्षेत्र की जनता मेरे माता पिता के अनुपस्थिति में मेरे माता पिता बन के मुझे माता पिता का अभाव नहीं महसूस हो हमेशा, मतलब वो पल हम भूल ही नहीं सकते। पूरा क्षेत्र मेरा परिवार की तरह मेरे साथ खड़ा था। मेरे कार्यकर्ता मेरा हिम्मत बन के खड़े थे। वही मुझे चुनाव जीतने में काम आया। कोई पैसा नहीं हमारे तरफ से उतना कुछ खर्च हो पाया। और हम उतना नए थे तो मैनेजमेंट में भी हमारा उतना अनुभव नहीं था। बिना अनुभव का फिर तब तक मेरा भाई भी निकल गया था, तो भाई बहन मिल के हम लोग जितना, वो भी काफ़ी छोटा, हम भी काफ़ी कम उम्र के थे। तो जो जैसा जैसा समझ में आ रहा था हम लोग मतलब एटलीस्ट सीखने का कोशिश करते थे। कोई बोलते थे तो उसको समझते थे, उसको उस पर विचार करते थे, उस पर थॉट देते थे, सही डिसीजन लेने का कोशिश करते थे। और इन सब चीज़ों के बाद फिर हम चुनाव लड़े और हमें भी नहीं पता था कि इतने मार्जिन से जीतेंगे। हमें लगा कि हो सकता है 4,000 5,000 मार्जिन से जीतेंगे, क्योंकि कितना मार्जिन था मैम? more than 32,000 इन असेंबली इलेक्शन काफ़ी हुआ। इन असेंबली इलेक्शन में 32,000 का मार्जिन काफ़ी होता है। उसके बाद आप असेंबली पहुंची, कैसा अनुभव रहा? आप 4.5 साल तो अब बीतने वाले हैं। देखिए, क्योंकि हम नेता नहीं थे तो हम बोलने में बहुत ज़्यादा, मतलब हम जब चुनाव में भी हम लोगों से इमोशनली बात करें, जो मेरे अंदर था भाव वही निकलता था, क्योंकि हमको भाषण देना आता नहीं था। तो जो मेरे अंदर पीड़ा थी, भाव थी, बस वही निकलती थी। और मेरे लिए तो हर सफ़र नया था, क्योंकि माता पिता भी साथ में नहीं थे बताने के लिए कि तुमको ऐसा करना है, इनसे मिलना है, ये है फलाना, इनसे मिलो। तो क्षेत्र में भी बहुत सारे कार्यकर्ताओं को नहीं पहचानने की वजह से वो भी नाराज़ होते थे कि हमको तो पहचानती ही नहीं है। तो लोग ये नहीं सोचते थे कि पहचानने के लिए मिलना ज़रूरी होता है। तो जब तक, मतलब लंबा सफ़र, एमएलए के बाद भी 3-4 साल हम बिना माता पिता बहुत लेट से निकले जेल से। अच्छा। तो वो पूरे सफ़र में हम खुद से लोगों को पहचाने, खुद से सारे कार्यकर्ताओं के साथ कनेक्ट हुए। कोई इंट्रोडक्शन कराने वाले मेरे घर से एक भी लोग नहीं थे कि जो बताएं कि ये इनका नाम ये है। और मतलब जिसे बोला जाता है कि सेल्फ मेड पर्सन, तो आप सेल्फ मेड पर्सन कही जाएंगी कि भाई कार्यकर्ताओं से भी मेरे माता पिता का जो अच्छा कर्म है वो बच्चों पे को ज़रूर काम आता है। तो वो मुझे आशीर्वाद के रूप में भी प्राप्त हुआ है, और उनका काम किया हुआ का मुझे क्रेडिट भी मिला है, पहचान भी मिला है। उनके वजह से निश्चित रूप से आज जो कुछ भी है तो उनके वजह से है। एक आखिरी सवाल ले लूँगा मैम कि आपका भी एक गाना रिलीज़ हुआ था, एक अम्बा डाढ़े, क्या तो नाम था उसका। हाँ। गीत के बड़े अच्छे बोल थे और हमने सुना भी था। तो ये जानना चाहूँगा कि इसमें आपको इंटरेस्ट कब से हुआ, कैसे हुआ, और आगे कुछ नए आपके कुछ एल्बम आने वाले हैं क्या? देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ, किसी भी व्यक्ति के जीवन में अगर गीत संगीत है, दैट इज़ सिंबल ऑफ प्योर सोल। अगर आप मतलब उससे एक खूबसूरत आत्मा जो होता है, उसमें गीत संगीत ये सब खूबसूरती है एक व्यक्ति की, बिल्कुल, व्यक्तित्व की। बिल्कुल। तो ये चीज़ आपसे अलग नहीं है, कब किए, ये तो अचानक से ये आता नहीं है। आप बचपन से ये इन सब चीज़ों से हम जुड़े रहे हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हमेशा एक्टिव रहे हैं और काफ़ी पैशनेट रहे हैं हर चीज़ों को लेकर, कुछ भी बहुत मन से करते थे। तो कई चीज़ों में रुचि है और करते भी हैं। बचपन से जो चीज़ों में रुचि रहा है वो आज तक वो चीज़ें ऐसे ही चलती आ रही है। समय कम दे पाते हैं लेकिन उसको ज़िंदा रखते हैं अपने अंदर। उस गीत के थोड़ा सा एक बोल आप गुनगुना दीजिए,
अम्बा डाढ़े क्या तो गीत था। उसको रहने दीजिए। अच्छा, आगे अगर कोई आपकी जिया हरसाई है वैसे। जिया हरसाई जी, वो काफ़ी हिट्स भी आए थे उस मेरे वेबसाइट पे, और लोग काफ़ी पढ़ते हैं, आपको काफ़ी सुनना चाहते हैं आपके यूट्यूब माध्यम से उन सभी आपके सभी दर्शक और सभी मेरे शुभ चिंतक को हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। हमारा ये छोटा सा प्रयास था, हम वो क्योंकि हमारे झारखंड का सरहुल एक प्राकृतिक त्यौहार है और प्रकृति हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है जी। और देखिए अभी मौसम भी बेमौसम होता जा रहा है, गर्मी में बाहर निकलना मुश्किल होता जा रहा है, तो हम सबको ये बात समझने की ज़रूरत है और इसी मैसेज को, इसी संदेश को हर तबके के लोग तक पहुंचाना, चाहे वो ऑफिसर हो, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो किसी भी पद में पदासीन हो, सभी तक ये संदेश पहुंचाना चाहते थे कि ये सरहुल सिर्फ आदिवासी हमारे भाई बहन का सरहुल त्यौहार क्यों है, ये मैसेज हम सबको लेने का ज़रूरत है। और ये प्राकृतिक त्यौहार है, प्राकृतिक से हम लोग को सिर्फ अंदर से ये फील नहीं करना है कि प्राकृतिक हमारे लिए सब कुछ, हमें कंट्रीब्यूट भी करना है। और इस तरह से अगर कोई हमारे जल जंगल ज़मीन पे के दुश्मन हो रहे हैं या फिर उन सब चीज़ों को नष्ट कर रहे हैं, तो उसके विरोध में ज़रूर काम करना चाहिए और इन चीज़ों को संरक्षित कैसे रखें ये हमारे लिए ज़रूरी है। तो और ऊपर से हमारे स्टेट, देखिए हम तो झारखंड से हैं, तो कोई भी किसी स्टेट से है तो उस स्टेट का खूबसूरती, गीत संगीत, उसका नृत्य, उसका ट्रेडिशन, जो उसका कल्चर है वो होता है, वही उसका मतलब, और उसको आप कहीं ना कहीं प्रिजर्व और आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। तो एक छोटा सा प्रयास था हमारा कलाकारों के लिए और उनको मोटिवेट करने के लिए। हालांकि हम बहुत वैसा कुछ नहीं है, हम कुछ सीखे हुए नहीं है, आई एम नॉट ट्रेन्ड एनीवेयर, बस ये मेरे अंदर वो कीड़ा है। लेकिन चाहते थे बचपन में सीखना, बहुत सारा चीज़ करना चाहते थे, लेकिन क्योंकि हमारे फैमिली में मतलब हमारे सोसाइटी में उस तरह का था कि पढ़ाई ही सब कुछ होता है और पढ़ाई करना चाहिए। अभी तो हम सब जगह जाते तो वो कहते हैं कि आपको जिस चीज़ में रुचि है आप उस चीज़ में आगे बढ़ो। तो कोई नहीं, अब नियति को कहाँ किसको ले जाना है वो हमें भी नहीं पता होता है। तो दिनकर की एक बड़ी अच्छी लाइन है रश्मि रथी से कि जो लाछा गृह में जलते हैं वही सुरमा निकलते हैं। ये कहीं ना कहीं बड़कागांव एमएलए अंबा प्रसाद पे फिट बैठता है। दिल्ली से कैमरामैन हर्षित के साथ हरिओम राय, झारखंड रिपोर्टर के लिए।